आज हम अनोखे राष्ट्रपति ये पाठ पढ़ने वाले हैं। उनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो पहले हम जो लेखिका है महादेवी वर्मा उनका परिचय हम देखते हैं। उनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश की लेखिका है, फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ और उनकी जो मृत्यु है 1987 इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयाग प्रयाग के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद प्रयाग। तो उनका परिचय है, महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्गों को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। ये उनके बारे में 2 विशेषण यहाँ पर बताए गए हैं। आधुनिक मीरा भी उन्हें कहा जाता था और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जो उनका प्रमुख साहित्य है, जो उनकी कृतियां है, उनमें निहार, रश्मि, सांदव गीत ये कविता संग्रह है, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़िया ये निबंध है, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है। ये उनका साहित्य है। ये उनकी तस्वीर है, जो हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा जी, ये उनकी तस्वीर। अब ये जो पाठ हम देखने वाले हैं, अनोखे राष्ट्रपति, तो इस पाठ में लेखिका हमें क्या बताना चाहती है? जो प्रथम राष्ट्रपति है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बारे में यहाँ पर कुछ बताना चाहती है लेखिका। तो देखते हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। अहम, जिसे हम अहंकार कहते हैं, तो वह भारत के महामहिम पद पर, महामहिम सबसे ऊंचा पद जो है राष्ट्रपति का होता है, वहां पहुंचने के बाद भी उनके अंदर जो अहम है, अहंकार है, वह लेश मात्र भी नहीं था, जरा भी नहीं था। यह लेखिका हमें बताना चाहती है। अब हम जो पाठ है हमारा, उससे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ी जानकारी मैं आपको राजेंद्र बाबू के बारे में बताना चाहता हूं। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार में जीरादेही गांव में हुआ। बिहार के जीरादेही गांव में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ। उनकी मृत्यु तो लगभग 12 साल वह राष्ट्रपति थे। हमारा देश आजाद होने के बाद पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने हैं। 26 जनवरी 1950 को वो पहली बार 2 साल के लिए राष्ट्रपति बने और उसके बाद फिर से 1952 से लेकर 1957 तक और 1957 से लेकर 1962 तक लगभग वो 12 वर्ष तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उनका रहन सहन कैसा था, यहाँ पर लेखिका थोड़ी बताना चाहती है। वह हमेशा रेल से सफर करते थे और सफर में आम आदमी से वह वार्तालाप करते थे और उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही सरल था। उनके अंदर सादगी थी, ये लेखिका ने हमें बताया है। और एक बात कि उनकी शादी, उनका विवाह
उनकी 12 साल की उम्र में, छोटी उम्र में ही उनकी शादी हुई थी। गद्य पद्य का लेखन भी उन्होंने किया है और इन जो उनका कार्य है, इस कार्य की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। तो अब हम जो हमारा पाठ है उससे शुरुआत करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। यहाँ तक हम देखते हैं। तो पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं, नए शब्द जो है लिखिए। शीतावकाश, शीतावकाश, ठंड की छुट्टियां, ठंड की छुट्टियां, अगला शब्द मुहावरा है व्यतीत करना, व्यतीत करना। उसका अर्थ है बिताना, बिताना। उसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं। ये जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी की वजह से सबको अपना समय घर में ही व्यतीत करना पड़ता है। ये जो महामारी फैली हुई है, इसकी वजह से सबको अपना समय घर में ही व्यतीत करना पड़ता है। और इसी प्रकार आप भी अलग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ एक शब्द है जो कोई नया शब्द नहीं है, आप जानते हैं सभी, प्रयाग। तो प्रयाग जिसका नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद को ही प्रयाग कहा जाता है। तो प्रयाग क्या है? एक तीर्थ क्षेत्र है। प्रयाग एक उत्तर प्रदेश का तीर्थ क्षेत्र है, जहां 3 नदियों का संगम है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। तो वो 3 नदियां कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पर गंगा यमुना हमें दिखाई देती है, लेकिन जो सरस्वती है वह अदृश्य रूप में है, वह दिखाई नहीं देती। 2 नदियां दिखाई देती है और ये जो सरस्वती है वह अदृश्य रूप में है। प्रयाग में जहां बड़ा कुंभ भी लगता है, कुंभ मेला भी वहां लगता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। तो देखते हैं, राजेंद्र बाबू को लेखिका बताना चाहती है कि मैंने पहले पहले कैसे गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। गद्यात्मक, गद्य और पद्य आप जानते हैं, पद्य में लय और ताल होता है, लेकिन गद्य में वह लय ताल नहीं होता। तो यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि मैंने राजेंद्र बाबू को पहले कैसे वातावरण में देखा? गद्यात्मक, मतलब रूखा सूखा या साधारण, साधारण वातावरण में ही मैंने राजेंद्र बाबू को देखा था। लेकिन परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है, ये बताना कठिन है। भाव ज्यादातर पद्य में होता है और लेखिका बताना चाहती है कि मैंने राजेंद्र बाबू को साधारण वातावरण में, गद्यात्मक वातावरण में देखा था, लेकिन फिर भी उस गद्य ने, जो उनका वातावरण था, गद्यात्मक वातावरण, रुका सूखा या साधारण वातावरण था, उसने भी कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है, यह बताना कठिन है। तो लेखिका बताना चाहती है, मैं प्रयाग में
बीए की विद्यार्थी, बीए की छात्रा थी। तो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट जिसे हम कहते हैं, वो प्रयाग में पढ़ना उनका शुरू था। प्रयाग में वो पढ़ाई कर रही थी। और ठंड के दिनों में, ठंड की जो छुट्टियां होती है, थोड़ी बहुत छुट्टियां होती है, तो शीतावकाश में मैं घर भागलपुर जा रही थी। ये उनका गांव है भागलपुर, तो वहां पर वो जा रही थी। और उसी समय पटना में भाई के मिलने की बात थी। तो पटना, ये जो बिहार का एक स्टेशन है, स्थानक है, वहां पर उनके भाई उन्हें मिलने वाले थे। इसलिए वह स्टेशन पर ही प्रतीक्षा कर रही थी। और प्रतीक्षा के कुछ समय, घंटे उन्हें वहां ही बिताने पड़े स्टेशन पर। वो भागलपुर जा रही थी, प्रयाग में वो बीए कर रही थी, तो पटना में भाई मिलने वाला था, इसलिए वह वहीं पर स्टेशन पर ही उनकी राह देखती है, वहां पर वो अपना समय बिताती है। आगे देखते हैं। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाले बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। यहाँ पर नया शब्द है विहंगम। लिखिए शब्द विहंगम। उसका अर्थ लिखिए, किसी चीज को, किसी चीज को सरासरी तौर पर देखकर, अर्थ बड़ा है, किसी चीज को सरासरी तौर पर देखकर उसका जायजा लेना, उसका जायजा लेना, अंदाजा लेना, अंदाज लेना, उसका जायजा लेना। दूर से ही हम क्या करते हैं, जायजा लेते हैं, अंदाजा लेते हैं। जो हमें दृष्टि है, दूर जाकर वहां का जो कौन है, क्या कर रहा है, इसका जायजा लेती है हमारी नजर। तो उसी प्रकार उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। तो किसी चीज को सरासरी तौर पर देखकर उसका जायजा लेना। अगला शब्द है उक्त। उक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर जिनका वर्णन आया हुआ है वह। उपर्युक्त मतलब ऊपर जिनके बारे में बताया गया है वह। ठीक है। तो स्टेशन के एक ओर, स्टेशन के एक बाजू में 3 पैरों वाले बेंच पर, कैसे, देहाती की वेशभूषा में, देहातियों की मतलब जो गांव के लोग होते हैं, देहात यानी छोटा गांव, खेड़ जिसे हम कहते हैं, वहां के लोग जिस प्रकार उनकी वेशभूषा होती है, तो ऐसे वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे जो सज्जन, नागरिकों से घिरे हुए एक सज्जन जो वहां विराजमान थे, जो वहां पर बैठे हुए थे। सज्जन, ये जो शब्द है सज्जन, संधि हम पढ़ने वाले हैं, सत अधिक जन, सत अधिक जन, जो व्यंजन संधि है, व्यंजन की संधि है, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। तो सत अधिक जन, सज्जन बरोबर ये व्यंजन संधि है। तो देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे वह सज्जन वहां पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो मेरी जो दृष्टि है वहां जाकर परिस्थिति का जायजा लेकर, वहां का अंदाजा लेकर लौट आती है। मेरी दृष्टि, मेरी नजर
वहां जाकर कौन है क्या है यह जानने के बाद मेरी दृष्टि वापस आती है। तो वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत मुझे भाई से पता चला, भाई ने बताया कि उपर्युक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है। वहां पर बैठे हुए जो सज्जन आदमी है वह अन्य और कोई नहीं, तो वह कौन है? राजेंद्र बाबू है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू है। और ये जब मुझे पता चला तो मेरे मन में कौन सा ख्याल आया? अभिवादन करने का, उन्हें अभिवादन नमन करने का, नमस्कार करने का मुझे ध्यान आया। मन ही मन यह ध्यान मुझे आ जाता है। आगे देखते हैं। पहले दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। यहाँ पर शब्द लिखिए, अंकित, नया शब्द है अंकित, यानी चित्रित, चित्रित। हाँ, तो भाई ने बताया कि उपर्युक्त जो सज्जन है वह राजेंद्र बाबू है। यह जानने के बाद मन ही मन उन्हें अभिवादन करने का ध्यान आया, ख्याल आया। और पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उनकी आकृति जो अंकित मेरे मन में चित्रित हो गई थी, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, पहली नजर में ही जो उनकी आकृति है जो मेरे स्मरण शक्ति में चित्रित हो गई थी, मतलब पहली नजर में जब मैंने उन्हें देखा था पहली बार, जो उनका चित्र, उनकी आकृति मेरे स्मरण शक्ति में चित्रित हो गई थी, तो उनके बारे में क्या बताना चाहती है देखो। उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। आदमी बदल जाता है ये हमें पता है, परिस्थिति में अगर बदलाव आता है, आर्थिक सुधार अगर होता है, अगर नौकरी लगती है, ऊंचे ओहदे पर हम जाते हैं, तो हर एक मनुष्य में बदलाव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लेखिका हमें बताना चाहती है कि पहली दृष्टि में जो उनकी आकृति मेरे स्मरण शक्ति में चित्रित हो गई थी और इतने वर्षों के बाद जब मैंने उन्हें देखा तो क्या हुआ? न कोई रेखा जोड़ी है, न कोई नया रंग भरा है। न कोई रेखा जोड़ी है, न कोई नया रंग भरा है। इसका मतलब है उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। न कोई रेखा जोड़ी है, न कोई नया रंग भरा है। इसका मतलब उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जो पहले थे आज बिल्कुल जैसे के वैसे ही है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। परिस्थिति की वजह से मनुष्य के अंदर बदलाव आ जाता है। अगर कोई अच्छी नौकरी लगती है, कहीं से पैसा मिलता है, या हम कहीं ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर बदलाव आता है। लेकिन राजेंद्र बाबू के अंदर इस प्रकार कोई भी बदलाव नहीं आया था, जैसे थे बिल्कुल वैसे ही थे। तो यह बताने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, जिस प्रकार जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसमें से कुछ घटाया भी नहीं जा सकता, ना ही उसमें कुछ जोड़ा जा सकता। जिस प्रकार सत्य में कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में राजेंद्र बाबू का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल सच्चा था, सच्चा व्यक्तित्व था। और इसलिए लेखिका हमें बताना चाहती है कि सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी जोड़ना या घटाना संभव नहीं है, जैसे सत्य में
जोड़ना घटाना संभव नहीं, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। ये जोड़ना और घटाना, ये जो शब्द है, यह क्रिया युग्म का शब्द है। जोड़ना और घटाना यह क्रिया युग्म का शब्द है, ध्यान में रखिए। आगे पढ़ते हैं। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओठों को ही नहीं ढक लेती, नीचे के ओठों पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी कि जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। शब्द लिखिए। अगला शब्द है घने। दाट, दाट। यहां पर जो शब्द है पर, पर यानी परंतु। यहां पर अगर आपने पढ़ने में गलती की तो इसका अर्थ बदल जाता है पर का। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, अगर ऐसा पढ़ा, काले घने पर यानी ऊपर ऐसा होता है, फिर काले घने पर ऐसा नहीं है, काले घने पर छोटे कटे बाल ऐसा है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, इस प्रकार हमें पढ़ना है। काले घने पर नहीं, काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, ऐसा हमें पढ़ना है। अगला शब्द है भ्रुकुटी। भ्रुकुटी। भौह, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो भुवया, लेकिन हिंदी में भौह। भौह, भ्रुकुटी यानी भौह, जिसे हम कहते हैं भोया। अगला शब्द है अनुपात। तुलना या अपेक्षा। तुलना या अपेक्षा। अगला शब्द ठुड्डी। ठुड्डी, मतलब ठोड़ी। ठोड़ी, जिस मतलब ये भाग जिसे हम कहते हैं हनवटी। काले घने पर कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटी और भ्रुकुटी के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में नाक भारी। अपेक्षा, तुलना में नाक भारी है और कुछ गोलाई दी हुई उनकी ठुड्डी यानी थोड़ी, हनोटी जिसे हम कहते हैं। कुछ मोटे पर सुडल ओठ। अगला शब्द श्यामल। शब्द है श्यामल, उसका अर्थ है सावला। सावला। अगला शब्द झाई।
झाई, झलक, झलक, झाई मतलब झलक। अगला शब्द गेहुआ, गेहुआ, उसका अर्थ है कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण। अगला शब्द रोमिल, रोमिल, रोएदार। अगला शब्द अनायास, अनायास यानी आसानी से। रोएदार मतलब झुपकेदार जिसे हम कहते हैं, अनायास यानी आसानी से। तो यहाँ पर राजेंद्र बाबू जी की ये तस्वीर है। इससे हमें पता चलता है कि उनकी आंखें कैसी है, उनकी भौं कैसी है, उनकी नाक, उनकी जो मूछें है वो कैसी है, ये हमें पता चलता है। तो स्पष्टीकरण देखते हैं। उनके जो बाल है काले है, घने हैं, लेकिन छोटे कटे हुए बाल, छोटे हैं, कटे हुए हैं, चौड़ा मुख है, चौड़ा माथा है, घनी भ्रुकटियां हैं, घनी यानी गहरी दाट, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आंखें हैं, और जो उनका चेहरा है, जो उनका मुख है, उसके अपेक्षा, उसकी तुलना में उनका जो नाक है वो भारी है। कुछ गोलाई लिए उनकी चौड़ी ठुड्डी, जो उनकी ठोड़ी है वह चौड़ी है। कुछ मोटे पर सुडौल होठ, मोटे लेकिन बेडौल नहीं, सुडौल, यह उपसर्ग का शब्द है। सुडौल, डौल और ये जो सु है यह उपसर्ग लगा हुआ है, सुडौल। सुडौल ओठ और श्यामल यानी सावला रंग, सावला, सावले रंग की झई झलक देता हुआ उनका गेहुआ कृष्ण वर्ण भी जिसे कहते हैं, श्यामल कृष्ण वर्ण एक ही है। तो बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछे, बड़ी बड़ी मूछे है, झुपकेदार मूछे है, जो मूछे क्या करती है, ऊपर के ओठों के साथ साथ नीचे के ओठ पर भी रोमिल, रोएदार, झुपकेदार आवरण डाले हुए हैं ऐसा लगता है। और हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता, मतलब उनके हाथ, उनका जो पैर है और उनका जो शरीर है वह पूरी तरह, मतलब ये विशेषता है उनकी लंबाई की। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता है, और उसी कारण देखने वाले की जो दृष्टि है वह आसानी से उन्हें आकर्षित कर लेती है। देखने वाला आसानी से उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब अगला परिचय देखते हैं। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे, जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदता था। मिट्टी की परत से न जूतों का रंग पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाई भौर पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं, अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटक रहा था।
तो शब्द लिखिए उलझा, फसाना, उलझाना, फसाना, उलझा या उलझाना मतलब फसाना। अगला शब्द फेंटा, इसका भी अर्थ बड़ा है। फेंटा, जो लोग धोती बांधते हैं उन्हें यह पता है। तो लिखिए उसका अर्थ, धोती का वह भाग, बड़ा अर्थ है, धोती का वह भाग जो, धोती का वह भाग जो कमर के चारों ओर लपेटकर, कमर के चारों ओर लपेटकर बांधा जाता है, कमर के चारों ओर लपेटकर बांधा जाता है। धोती का वह भाग जो कमर के चारों ओर लपेटकर बांधा जाता है। अगला शब्द पिंडली, पिंडली, घुटनों के नीचे पैर का जो पिछला भाग होता है उसे कहते हैं पिंडली, मांसल भाग, इसका अर्थ है मांसल भाग। म पर बिंदी देकर लिखना है, मांसल भाग। अगला शब्द है स्वच्छंदता, स्वच्छंदता, उसका अर्थ लिखिए स्वाधीनता, या आजादी, या मनमानी, मनमानी। स्वाधीनता, आजादी या मनमानी। अगला शब्द परत, परत यानी स्तर, स्तर। और अंतिम शब्द हड़बड़ी, उसका अर्थ है उतावलापन या शीघ्रता या जल्दी। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता, उनका जो पहराव है या जो उनकी वेशभूषा है वह कैसे है, ग्रामीण लोगों की तरह, देहाती लोगों की तरह। जो गांव के लोग होते हैं वह जिस प्रकार होते हैं, जैसे उनकी वेशभूषा होती है बिल्कुल वैसी ही है। और ये देखने वाले की दृष्टियों को उलझा लेती है। देखने वालों को ऐसा लगता है, अरे ये तो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, ये तो गांव का आदमी है लगता है, ये छोटे गांव से लगता है, ऐसा लगता है। मतलब देखने वालों को दृष्टि को वह फंसा देते हैं, उनकी वेशभूषा जो है वो देखने वालों को फंसा देती है। लोग समझते हैं कि ये तो मामूली आदमी है, ये तो साधारण आदमी है, ऐसा लगता है नजर को। खादी की मोटी धोती, खादी की धोती पहनते हैं और कैसे, ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी। हाँ? फेंटा देकर मतलब कमर की ओर से लपेटना। एक और दाहिने पैर पर घुटना चुती है, जो दाहिना पैर है उसके घुटने तक, दाहिने पैर के घुटने तक। और जो बायां पैर है जो दूसरी ओर, बाएं पैर की पिंडली, दाहिने पैर पर घुटने तक और बाएं पैर के पिंडली तक उनकी धोती
आती थी। इस प्रकार उन्होंने वो धोती पहने हुई रहती थी। मोटे, खुरदरे, काले बंद गले के कोट का ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। मोटा लेकिन काले रंग का खुरदरा कोट उन्होंने पहना हुआ है। बंद गले का वो कोट है, लेकिन कोट का जो ऊपर का भाग है वह किस कारण खुला हुआ है? बटन टूट जाने की वजह से वह खुला हुआ है और घुटने के नीचे का बटनों से बंद है। ऊपर का जो हिस्सा है वह बटन टूट जाने की वजह से खुला है और घुटने के नीचे का जो हिस्सा है कोट का वह बटनों से बंद है। जहां बंद होना चाहिए था वहां खुला है, जहां खुला है वहां बंद होना चाहिए था। इस प्रकार सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते थे। सर्दी के दिन होते हैं, ठंड ना लगे इसलिए हम जिस प्रकार मोजे पहनते हैं, जूते पहनते हैं, उसी प्रकार उन्होंने पहने हुए थे। तो मोजे जूते तो थे, लेकिन उनकी हालत कैसी थी देखिए। परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। जिस प्रकार कोट जो था ऊपर का हिस्सा खुला हुआ और नीचे का बंद, जो धोती है वह दाहिने पैर की घुटने तक आती है और बाएं पैर के पिंडली तक। उसी प्रकार जूते की भी हालत थी, उनमें भी स्वच्छंदतावाद था। वह जूते यानी अपनी मनमानी करते थे। कैसे? मिट्टी की परत से मिट्टी यानी धूल उसके स्तर उनके जूतों पर बैठा हुआ था। मिट्टी का थर जाला जिसे हम कहते थर, वह उनके जूतों पर बैठा हुआ था और उसकी वजह से जूतों के रंग का पता नहीं चलता था। जूतों के रंग का पता नहीं चलता था। जूतों का रंग कैसा है, उनका रूप कैसा है जूतों का, यह मिट्टी की परत की वजह से पता नहीं चलता था। तो जिस प्रकार कोट की हालत है, जिस प्रकार धोती की हालत है, जिस प्रकार उनके जूतों की हालत है, उसी प्रकार जो उनकी टोपी है वह भी विचित्र। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र। जो उन्होंने गांधी टोपी पहनी हुई थी उसकी हालत भी, उसकी स्थिति भी और विचित्र थी। उसकी आगे की नोक, टोपी का जो अगला हिस्सा है, जो अगला नोक है, टोक है, वह कहां पर? बाई भौं पर खिसक आई थी। जो बाई भौं है, आंख की बाई आंख की जो भौं है, भुएं जिसे है कहते हैं, तो वहां पर खिसक आई है बाई ओर। और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। ऐसा लगता है एक बाजू वह पट्टी की तरह लिपटी हुई है, चिपटी हुई है। इतनी वह बाई ओर खिसक आई थी। तो देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने वो टोपी या कपड़े कैसे पहने हैं? बड़ी हड़बड़ी में पहने हैं। देखकर ऐसा लगता है जो कोट है, जो धोती है, या जो जूते हैं, या जो टोपी है, वह बिल्कुल हड़बड़ी में पहना है या चलते चलते उन्होंने अपने कपड़े पहने हैं, ऐसा लगता है। अतः जो जहाज जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटक रहा है। चलते चलते कपड़े पहना है ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है जो जहां जिस स्थिति में अटक गया है वह उसी स्थिति में लटक रहा है। मतलब किस प्रकार उनके कपड़े हैं, किस प्रकार वह दिखते हैं, वह इस परिस्थिति से या किस प्रकार हड़बड़ी उनके अंदर है। मतलब साधारणपन, देहाती लोग जिस प्रकार होते हैं, ग्रामीण लोग जिस प्रकार होते हैं, जिस प्रकार ग्रामीण लोग अपने कपड़ों की ओर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार राजेंद्र बाबू भी अपनी कपड़े हो, चाहे टोपी हो, चाहे जूते हो, उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ जो हमारा परिचय है वह समाप्त होता है और यहाँ तक ये जो पाठ का हिस्सा है यहाँ तक का हम ये पूरा करते हैं। अगला जो हिस्सा है यह हम बाद में लेंगे। धन्यवाद।